ऑलराइट, एनसीटी जोन में आपका स्वागत है। थंबनेल देख लिया, अब डिस्क्लेमर भी देख लेना। अब सुनो, ये हमने आईटैप सीरीज लॉन्च किया था। इसमें हम एपिसोड नंबर 1 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब एपिसोड नंबर 2 है ये, जिसमें हम बात करेंगे एनआईटी वरंगल का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी है आपका, और फीस एक्सप्लेन कर दूंगा इसमें, जो आपकी फीस लगने वाली है 4 साल में, कितना आपका कॉस्ट आने वाला है यहाँ कोर्स करने के बाद आईटैप का। तो एनआईटी सीरीज है, ये एपिसोड नंबर 2 है, इस बात को ध्यान रखना। एपिसोड 1 ऑलरेडी हो चुका है, तो आप चाहो तो आई बटन पे आपको दिख रहा होगा, आप देख सकते हो। सब्जेक्ट ऑफर की बात की जाए तो एनआईटी वरंगल में क्या क्या ऑफर किया जाता है, आइए चालू करते हैं इसको। तो पहला जो है हमारा, मैथ आपको मिलता है। मैथ के साथ आप चाहो तो मेजर मैथ और माइनर में आप कंप्यूटर साइंस ले सकते हो, यहाँ आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो एक ऐसा एनआईटी है, या फिर आईटेप का एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पे आपको कंप्यूटर साइंस का ऑप्शन दिखता है। तो यहाँ काफी बच्चे जाना चाहते हैं ड्यू टू कंप्यूटर साइंस, ठीक है। आ, आपको अदर भी मिलते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, वो भी ले सकते हो आप, ठीक है। ये फिजिकल साइंस वाले जितने भी हैं सारे, वो आप ले सकते हो। तो यहाँ क्या क्या ऑफर किया जाता है, दो मेजर आप चाहो तो ले सकते हो, वो आपको कॉलेज जाओगे आपको पता चल जाएगा क्या होता है दो मेजर। आपको एजुकेशन मतलब बीएससी बीएड का या कोर्स मिलता है यहाँ पे। और जो ये कोर्स का जो स्टेज होता है बेसिकली, वो जो स्टेज की बात करें तो सेकेंडरी स्टेज होता है, यानी कि 9 से लेकर 12 तक के बच्चों को आप पढ़ा सकते हो। आफ्टर कंप्लीशन, जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आपको टीचर एट द सेकेंडरी स्टेज का क्वालिफिकेशन आपको मिल जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। आप देखो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करने वाले हैं, तो क्या क्या है। एक्सपेक्टेड पैटर्न जो है वो 2025 के अकॉर्डिंग सेम ही रहेगा, हर साल सेम ही रहेगा, उसका चिंता मत करना। 26 दिखा है तो 26 के लिए भी और 27 के लिए भी, और इन फ्यूचर यानी 28 29 सबके लिए सेम रहने वाला है। जो चेंजेस होंगे आपको रेगुलर विजिट करते रहना हमारे चैनल को, आपको मिल जाएगा अपडेट। एनसीटी स्कोर की बात करें तो आपका जो है एनसीटी स्कोर आपके पास होना चाहिए वैलिड। एक पर्टिकुलर ईयर में आप दे रहे हो ना, मतलब 2026 में आप जाके अप्लाई करने वाले हो, तो जो 2026 का आपके पास होना चाहिए, ये नहीं कि 2025 का आप लेके जा रहे हो। ऐसा नहीं होगा, 2025 का ही होना चाहिए। अगर आप 2025 में अप्लाई 26 में अप्लाई कर रहे हो तो 26 का ही एनसीटी स्कोर होना चाहिए आपके पास। और 12th का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, इंटरमीडिएट बेसिकली। अब 12th जो है आप 2024 में किए हो, 25 में किए हो या 26 में किए हो, ठीक है, चल जाएगा, पास आउट किसी किसी में भी हुआ। बट कंपलसरी जो सब्जेक्ट है वो क्या क्या होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपके पास होना जरूरी है, इस बात को ध्यान रखना। यहाँ पे बायो वाले एलिजिबल नहीं है। अगर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ बायो है तो आप एलिजिबल हो, ये 3 सब्जेक्ट है तो आप एलिजिबल हो। एनसीटी डोमेन सब्जेक्ट की बात करें तो क्या क्या होना चाहिए एनसीटी डोमेन। जब आप पेपर देने गए थे तो आपको क्या क्या पेपर में लेना है, तो फिजिक्स होना चाहिए आपके पास, केमिस्ट्री होना चाहिए और साथ ही साथ मैथ होना चाहिए। मैथ का ये तीनों सब्जेक्ट अपने डोमेन में आपने चुना हो। अब डोमेन में कैसे चुनना होता है, और इस वीडियो पे ऑलरेडी आपको पता चल गया होगा इस चैनल पे कि डोमेन क्या होता है। डोमेन में आपको बेसिकली सब्जेक्ट चूज करने होते हैं 3। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चूज चूज कर लो, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो चूज कर लो, आप वो आपके 12th के सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। बट इस कॉलेज में जाने के लिए आपके पास मैथ होना जरूरी है। 2026 में दे रहे हो तो 2026 में भी चूज कर लेना, 27 में दे रहे हो तो 27 में भी इन तीनों सब्जेक्ट को चूज कर लेना। हम देखते हैं कि आईआईटी हो गया या एनआईटी हो गया, ज्यादातर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ डोमेन में होने चाहिए। और मिनिमम मार्क्स की बात करें तो 12th में आपका मिनिमम एग्रीगेट 60% एग्रीगेट होना चाहिए 12th में, इस बात को ध्यान रखना। और एज की बात करें तो देखो, अगर आप जनरल से हो तो 2001 1 अक्टूबर आपका जन्म इस डेट को हो या इसके बाद हुआ हो, आफ्टर लिखा हुआ है, ठीक है। और एस सी एस टी पीडब्ल्यू डी वाले हो तो आपका जो 1 अक्टूबर 1996, ठीक है। ये 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है इनको, 5 साल का रिलैक्सेशन जो कि गवर्नमेंट बेस पे मिल जाता है। प्रूफ की बात करें तो आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे होने चाहिए, जो भी आप एडमिशन के टाइम पे जो आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगा, सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए आपके पास। सीट मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं, सीट डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार है। तो यहाँ पे 50 सीटें हैं टोटल। 50 सीटें में जो ओपन यानी जनरल कैटेगरी है उनकी 19 सीटें रिजर्व्ड है। ओपन अगर आप पीडब्ल्यूडी से हो, जनरल में पीडब्ल्यूडी से कैंडिडेट के लिए 1 सीट रिजर्व है। ईडब्ल्यूएस से आते हो तो 4 सीट यहाँ पे है। ईडब्ल्यूएस में अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो 1 सीट यहाँ पे रिजर्व है। ओबीसी के लिए 13 सीटें हैं यहाँ पे। ओबीसी में पीडब्ल्यूडी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। एससी की बात करें तो 8 सीटें हैं यहाँ पे। एससी में पीडब्ल्यूडी के लिए कोई सीट नहीं है। एसटी में 3 सीटें हैं यहाँ पे। एसटी में पीडब्ल्यूडी के लिए 1 सीट रिजर्व है। टोटल यहाँ पे आप देख सकते हो 50 हो जाता है। सीट मैट्रिक्स जो है ये स्लाइडली जो है चेंजेस हो सकते हैं, तो 2026 के प्रोसेसर को आप फॉलो अप कर सकते हो।
अब देखो, एडमिशन प्रोसीजर की बात करें तो एक्सपेक्टेड 2026 के लिए एक्सपेक्टेड कर रहे हैं, तो 27 में भी ऐसा ही होगा और 28 में भी मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होगा। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फीस लगता है, यानी कि जो आपको फी पेमेंट करना पड़ता है, जिसे रजिस्ट्रेशन फीस कहते हो, वो 2,000 रुपये करीब लगता है। किनका? जनरल, ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस, इन सभी कैटेगरी वालों को 2,000 रुपये देने पड़ते हैं, जो कि नॉन रिफंडेबल होता है। वहीं एस सी, एस टी और पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 1,000 रुपया उनको देना पड़ता है रजिस्ट्रेशन फीस। एप्लीकेशन मोड जो आप रजिस्टर करोगे वो कैसे करोगे, तो ऑनलाइन करना पड़ता है उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। रैंकिंग की बात करें तो यूनिक रैंक बेस्ड होता है, एवरेज परसेंटाइल जो आपका आया है या फिर एवरेज स्कोर जो आपका है। देखिए 2026 में मोस्ट प्रोबेबली ये परसेंटाइल नहीं रहेगा, स्कोर रहेगा मोस्ट प्रोबेबली, ज्यादातर चांसेस हैं। मतलब 90% से ज्यादा चांसेस है कि एवरेज स्कोर यहाँ पे आपको दिखे। ये 2025 के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ, तो मतलब यहाँ पे 25 में परसेंटाइल था, तो 26 में परसेंटाइल हो या फिर स्कोर हो, मोस्ट प्रोबेबली यही रहेगा। तो आप जहां जहां परसेंटाइल आपको दिखे आप स्कोर समझ के चलना। मार्क्स जो आपका जो भी मार्क्स आया है एनसीटी के एग्जाम में 2026 या 27 जिसमें भी देख रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का स्कोर अच्छा रखना, बहुत अच्छा रखना। ठीक है, जिसका इसी के एवरेज के बेस पे यहाँ पे रैंकिंग होगी। टाइप ब्रेकिंग की बात करें तो किसी का मैथ और फिजिक्स का देखा जाएगा, अगर तीनों में सबके बराबर आ गए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, तो फिजिक्स और मैथ में जिसके ज्यादा होंगे उसको ऑप्शन में उसको चूज कर लिया जाएगा, उसको आगे रखा जाएगा। और डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे भी जिसका भी एज ओल्डर होगा, ओल्डर जो भी कैंडिडेट होगा उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। रैंडम नंबर भी ऐसा ही है कि लोएस्ट नंबर प्रेफरेंस के बेसिस पे भी यहाँ पे होता है। सीट एलोकेशन की बात करें तो राउंड वन होगा जिसमें आपको फी पेमेंट करना होगा। राउंड वन मतलब कि आपको जो जो 2,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह करना है ना, वो राउंड टू में क्या होगा कि आपका कंफर्मेशन मेल आएगा, मतलब आपका नेम आया है कि नहीं, राउंड टू में आएगा, जिसमें आपको फी पेमेंट वगैरह करना है। कितना फी पेमेंट वगैरह करना है इस वीडियो में बने रहिए, आपको पता चल जाएगा। सेमेस्टर फीस क्या लगती है वो सब भी बता दूंगा। उसके बाद अगर फिर भी सीट खाली रह जाता है तो वेकेंट सीट के लिए स्पेशल राउंड होते हैं यहाँ पे, जिसे स्पेशल स्पॉट राउंड कहते हो। अगर स्टिल अगर वेकेंट सीट रह जाता है तो ही ये होता है स्पेशल स्पॉट राउंड, तभी होता है, इस बात को ध्यान रखना। पेमेंट आप किस तरीके से कर सकते हो पेमेंट, तो देखिए क्रेडिट कार्ड है आपके पास, डेबिट कार्ड है तो भी आप कर सकते हो, नेट बैंकिंग या यूपीआई द्वारा कैसे भी कर सकते हो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब पेमेंट में तो पेमेंट ये 2,000 रुपये और 1,000 रुपये SC ST इन सभी को करना पड़ता है। एप्लीकेशन फीस है ये, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करते समय आपको फीस लिया जाता है जो कि नॉन रिफंडेबल होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, नॉन रिफंडेबल होता है ये फीस। अब देखो, रिजर्वेशन रूल आपको पता होना चाहिए कि SC ST का वैलिड सर्टिफिकेट है तो आप वो आपका रिजर्वेशन रूल लग जाएगा। यानी कि इनको कोई डेट का जरूरी नहीं होता कि आपका सर्टिफिकेट इस डेट का बना होना चाहिए, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है इनको। लेकिन वहीं ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस वालों को डेट जो है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो इस डेट को या इसके बाद को डेट को होना चाहिए, यानी कि 1 अप्रैल 2026 का बना हो, 27 में देख रहे हो तो 27 का बना हो 1 अप्रैल, यानी कि फाइनेंशियल ईयर का बना हो, बेसिकली इतना समझ लो। एक्सपेक्टेड है प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए। आप तहसील में जाइए, जो भी आपका ब्लॉक है वहां जाके आप बनवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये काम आप अपने पेरेंट्स पे छोड़ सकते हो, वो आपकी हेल्प कर देंगे बनवाने में। पीडब्ल्यूडी की बात करें तो अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो आपका वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, कम से कम 40% या इससे ज्यादा आप डिसेबल्ड होने चाहिए, इस बात को ध्यान रखना, मेडिकल बोर्ड द्वारा आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। वेरिफिकेशन की बात करें तो जो भी बेनिफिट्स आपको मिलेंगे सब्जेक्ट डॉक्यूमेंट के बेस पे मिलेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप फॉल्स पाए गए तो आपका जो है कैंसिलेशन भी हो सकता है, आपका सीट जो है कैंसिल भी हो सकता है, इस बात को ध्यान रखना बहुत अच्छे से, सीट कैंसिल ना हो जाए, इस बात को ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट नोट्स फॉर 2026, जितने भी 2026 के एप्लीकेंट्स हैं उनको इस बात को ध्यान रखना है जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। देखिए अपडेट्स आते रहते हैं जो चैनल चैनल द्वारा आपको पता चल जाएगा, एनसीटी जोन पे आप जुड़ जाइए, आपको पता चल जाएगा अगर इस कॉलेज में जाना है आपको तो, इस एनआईटी में। तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे जाके आप रेगुलर विजिट कर सकते हो, या फिर 2026 का प्रोसेसर आएगा, डेट्स आएंगे, वो सब आप चेकआउट कर सकते हो। इनकम्प्लीट, अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा उस समय इनकम्प्लीट कोई भी चीज छोड़ दिया तो ये रिजेक्ट रिजेक्ट हो सकता है, और जो भी फी आप पे करोगे वो नॉन रिफंडेबल होगा, इस बात को ध्यान रखना। फी पेमेंट का डेडलाइन जो है वो स्ट्रिक्ट है, मतलब कि अगर डेडलाइन दे दी तो इस डेट को आपका फी पेमेंट हो जाना चाहिए, अगर नहीं दोगे तो रिलैक्सेशन नहीं मिलता, यहाँ पे कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला, आपका कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एनसीईटी का जो रिजल्ट लिस्ट है, तो ये रिजल्ट लिस्ट कैसे आएगा, ऑटोमेटिक नहीं आता, इस बात को ध्यान रखना। और ये एडमिशन बेस्ड ऑन मेरिट, मेरिट के बेस पे यहाँ पे एडमिशन होता है, और सीट कितने बचे हुए हैं उस बेसिस पे।
सीट कितने हैं और मेरिट क्या है आपकी, उस बेसिस पे होगा, इस बात को ध्यान रखना। सीट बेसिकली वही जनरल के लिए 19 सीट है और ओबीसी के लिए 13 सीट है, उस तरीके से सीट बेसिकली। एडमिशन ऑफर किया जो जाता है बच्चों को, वो प्रोविजनल किया जाता है। प्रोविजनल मतलब कि जैसे जब तक आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो जाता, मतलब आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो जाता, आपके सारी चीज फी पेमेंट वगैरह ऑन टाइम नहीं हो जाते, तब तक आप ये प्रोविजनल ही रहेगा। किसी और बच्चों को भी मिल सकता है ये सीट, अगर आप ये सारे फुलफिल फुलफिल नहीं कर पाते तो यहाँ पे कंफर्म सीट नहीं मिलता, प्रोविजनल मिलता है। तो ऑलराइट, आप लोग प्रोविजनल का मतलब समझ गए। अब देखो रिफंड पॉलिसी की बात करें तो रिफंड क्या होगा, इंस्टीट्यूट में अगर आपने फीस पेमेंट कर दिया, अपना डिपॉजिट कर दिया, तो वो आपको नॉन रिफंड होगा, नॉन रिफंडेबल है। आप समझिए कि वो फी पेमेंट करने के बाद आपको फी वापस नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान रखना। मेजर स्ट्रेंथ की बात करें तो आप ये चेकआउट कर सकते हो, ये वैसे भी आपको पता चल जाएगा जैसे आप कॉलेज में जाओगे, ये उतना खास नहीं है, कॉलेज वाले आपको बता देंगे। अब देखो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट की बात करें तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए। आधार कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पासपोर्ट है तो बढ़िया है, बर्थ सर्टिफिकेट है तो भी बढ़िया है, वोटर आईडी है तो भी बढ़िया है। इनमें से कोई भी एक चीज होना चाहिए, कम से कम आपका मैच जो नेम जो है मैच होना चाहिए। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है, ये आपको ऑन टाइम एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपको पता चल जाएगा। एनसीटी 2026 का क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, मैंडेटरी है, इस चीज को ध्यान रखना। 26 में दे रहे हो तो 26 का, 27 में दे रहे हो तो 27 का, किसी भी ईयर का दे रहे हो तो उसका होना चाहिए। ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस में आते हो तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए स्पेसिफिक फॉर्मेट में। ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस स्पेसिफिक फॉर्मेट मतलब आपका डेट बेसिकली, आपका डेट बेसिकली देखा जाएगा। एससी एसटी सर्टिफिकेट अगर आप उससे आते हो तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट होना चाहिए उसमें एप्लीकेबल हो तो। अब 2026 के अगर एप्लीकेंट हो तो आप इस वीडियो का ये वाला पीपीटी चेक कर सकते हो। फिलहाल मैं बता देता हूँ डिटेल में। तो आज 2026 के लिए किन बातों का ध्यान रखना है आपको, देखो कि 2026 में डेट जो है रजिस्ट्रेशन जैसे ही होगा तो आप कर लेना, ठीक है। ऑफिशियली जो भी रजिस्ट्रेशन होगा वो आपको पता चल जाएगा, और एनआईटी वारंगल का भी एडमिशन पोस्ट जैसे भी होगा वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। डेट ऑफ एनसीटी 2026 रजिस्ट्रेशन और एग्जाम एनआईटी वारंगल एडमिशन विल बी पोस्ट देयर फर्स्ट, ठीक है। तो एनसीटी 2026 स्कोर रिक्वायरमेंट, ये बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो आपको जो पीसीएम है जो आपके डोमेन में होना जरूरी है, एनसीटी के 2026 के जो भी पेपर में आप जो चूज करोगे, ठीक है, उसमें चूज करना जरूरी है। एज कट ऑफ एंड ईयर पासिंग, एज आपका होना चाहिए, फुलफिल होना चाहिए एज, जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है वीडियो में, आप चाहो तो इसके पॉज करके पढ़ सकते हो। सर्टिफिकेट एक करेक्ट होना चाहिए, सर्टिफिकेट करेक्ट फॉर्मेट में होना चाहिए। ओबीसी एनसीएल के लिए बेसिकली डेट आपका देखा जाएगा, और पीडब्ल्यूडी का बेसिकली आपका डिसेबिलिटी आप चेक किया जाएगा, कम से कम इतना तो होना चाहिए। और एप्लीकेशन फी नॉन रिफंडेबल है, इस बात को ध्यान रखना। तो डॉक्यूमेंट जब आप सबमिट करोगे तो बिल्कुल ध्यान से करना कि डबल चेक कर लेना, इस बात को ध्यान रखना, सबमिट करने से पहले डबल चेक कर लेना, ताकि क्योंकि ये नॉन रिफंडेबल है, फीस वापस नहीं मिलेगा। पेमेंट डेडलाइन, जो पेमेंट डेडलाइन है ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, अगर डेडलाइन को आप फॉलो नहीं करोगे तो सेकंड चांस नहीं दिया जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। प्रोविजनल एडमिशन मिलता है, इसके बारे में पूरा वीडियो में बता दिया हूँ, आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो। मिनिमम स्टूडेंट, इसके बारे में आपको कॉलेज में पता चल जाएगा, फिर भी आप चाहो तो यहाँ पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और ये वरंगल वाले सॉल्व करेंगे अगर कोई भी डिस्प्यूट हुआ तो। और फिर फी जो है नॉन रिफंडेबल है आफ्टर डिपॉजिट, अगर आपने फी पे कर दिया तो ये नॉन रिफंडेबल है, आपको वापस नहीं मिलेगा। किसी भी सरकम कोई भी प्रॉब्लम आया आपको तो आपको ये पैसा वापस नहीं मिलेगा, नॉन रिफंडेबल है, नॉट बी रिफंडेड, ठीक है। इस बात को आपको पता होना चाहिए। अब देखो एनआईटी वारंगल का हमने एलिजिबिलिटी देख लिया इतना डिटेल में, अब साथ में हम फी के बारे में अब बात करेंगे। फी के बारे में जो भी फीस स्ट्रक्चर है वो डिटेल में बताऊंगा आपको, उसका टेंशन मत लो। ऑलराइट, तो आगे आ गए हैं हम एनआईटी वारंगल का फीस स्ट्रक्चर, अब यहाँ से देखने वाले हैं कि डिटेल में बताऊंगा 4 साल का क्या आने वाला है आपका खर्चा, वो भी आपको पता चल जाएगा यहाँ पे। तो आप चाहो तो इसे पॉज करके पढ़ सकते हो। अब देखो यहाँ जो एकेडमिक फीस लगने वाला है वो क्या लगने वाला है, कि देखिए हमें वेबसाइट पे जो मिला है ना वो ऑड सेमेस्टर का मिला है, और ये कहते हैं कि इवन सेमेस्टर जितने भी हैं उनका हम आपको सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले आपको बता दिया जाएगा। तो ऑड सेमेस्टर का मिला है तो मैं अप्रॉक्स बराबर लेके चलता हूँ, और 4 साल का क्या खर्चा आने वाला है आपको बता देता हूँ। तो देखिए ये डिपेंड करता है आपका फैमिली इनकम पे। अगर आपका फैमिली इनकम नहीं है ही नहीं इनकम, तो आपका पूरा जो एक सेमेस्टर में इतना पैसा लगने वाला है 87,500 के करीब। वहीं अगर आप 1 लाख से कम आपका फैमिली इनकम है तो ट्यूशन फीस तो जीरो हो जाता है, और अदर फीस जो 42,500 रुपये देने हैं तो वही आपका बस लगेगा 42,500।
वहीं अगर आपका फैमिली इनकम 1 लाख से 5 लाख के बीच में आता है तो 15,000 रुपये मात्र आपका होता है ट्यूशन फीस। जो आप यहाँ पे देख रहे हो 45,000 है वैसे, पर 15,000 ही मात्र देना पड़ेगा आपको। और अदर फीस में 42,500 रुपये आपको देना पड़ेगा, और टोटल फीस आपका जो आ जाता है इतना आ जाता है। पर सेमेस्टर की बात कर रहे हैं, यानी कि और सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ बेसिकली। तो आप चाहो तो इवन सेमेस्टर का जो है ये नोटिफाई कर देते हैं बिगिनिंग ऑफ द ई सेमेस्टर, हर सेमेस्टर की स्टार्टिंग में बता देते हैं। अब देखो ब्रेक डाउन कर देते हैं 42,500 रुपये कैसे ब्रेक डाउन है। आप चाहो तो देख सकते हो कि 42,500 रुपये की अदर फीस जो है ये वाला 42,500 ये क्यों ले रहे हैं। जो हम देख रहे हैं ये सबसे ले रहे हैं, सबसे ले रहे हैं हर कैटेगरी वालों से, मतलब जिनका फैमिली इनकम अ, कुछ ज़्यादा ही है, 5 लाख से ऊपर है, और 1 लाख से 5 लाख है तो भी, 1 लाख से कम है तो भी उनको देना पड़ रहा है ये पैसा। क्यों क्यों देना पड़ रहा है? तो देखो वन टाइम पेमेंट आपको 30,000 रुपये देना पड़ेगा, ये सबको देना है। ठीक है। इस 30,000 में क्या क्या चीज आता है वो देखो। 30,000 में पहला चीज आता है एडमिशन फीस, आपको 7,500 रुपये लेते हैं। आईडी कार्ड का 500 रुपये आपको लेते हैं, एक बार में ही इसका लिया जाता है। और मास्टर फंड आपको 2,000 रुपये देना पड़ता है। यहाँ पे इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट फर्स्ट 20,000 रुपये आपको देना पड़ता है। आप सभी इन सभी को टोटल करोगे तो 30,000 रुपये करीब आपका आ जाता है। वहीं 12,500 रुपये आपका लिया जाता है हर हर साल। 12,500 हर साल लिया जाता है, जिसमें पहला आईटी यूजर चार्जेस 2,000 रुपये हैं। 1,000 रुपये सोसाइटी फीस, बेसिकली आपका डिपार्टमेंट ऑफ सोसाइटी जो भी आप ज्वाइन करोगे बेसिकली उसका फीस है। और स्टूडेंट एक्टिविटी, कोई एक्टिविटी हो रही है तो उसका फंड आपको देना पड़ता है। स्टूडेंट वेलफेयर फंड 500 रुपये के करीब आपको देना पड़ता है। गेम्स स्पोर्ट्स का आपको एक्टिविटी का वही 1,000 के करीब आपका ले रहे हैं। और इंश्योरेंस आपका होगा बेसिकली हेल्थ हेल्थ सर्विस, उसके लिए 2,000 रुपये आपसे लिया जा रहा है। स्टूडेंट लाइब्रेरी फंड में जाता है 2,000 रुपये। और कोई भी फेस्ट वगैरह होता है तो 1,000 रुपये वहाँ डायरेक्ट होते हैं आपके। और करियर डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्री विजिट की बात करें तो ये जब होता है तो 2,000 रुपये आपके लिए लिया जा रहा है, जो आपकी हेल्प करेगा। तो इन सभी को जब आप टोटल करो तो 12,500 रुपये आ जाता है। ये 30,000 और ये 12,500, ये आपका जब टोटल करोगे तो ये आपका आ जाएगा 42,500। तो आपको पता चल गया है 42,500 रुपये क्यों लिया जा रहा है आपसे। अब देखो हॉस्टल और मेस का बता देते हैं, जो कि ऑड सेमेस्टर है। ऑड सेमेस्टर की इवन सेमेस्टर सेम ही रहने वाला है। ऑड इवन अगर आपको नहीं समझ आता तो आप बने रहिए, बता देता हूँ मैं आपको। देखो जो कॉजन मनी है, यानी कि जब आप हॉस्टल लोगे तो वहाँ पे कॉजन मनी आपको देना पड़ता है, जो कि रिफंडेबल है, आपको वापस मिल जाता है। बॉयज़ के लिए जो कॉजन मनी है 15,000 रुपये। वहीं गर्ल्स के लिए, बॉयज़ में डबल ऑक्यूपेंसी है, मतलब 2 बॉयज़ साथ में रहेंगे। वहीं गर्ल्स में 3 बॉय मिनिमम रहेंगे, 3 गर्ल्स बेसिकली कम से कम रहेंगे, या तो 4 रह सकते हैं। 15,000 फिर भी लिया जाएगा आप सभी से। मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ता है 7,500, जो कि दोनों को देना पड़ता है, गर्ल्स बॉयज। सीट रेंट की बात करें तो सीट रेंट 3,000 रुपये आपको देना पड़ता है बॉयज को। वहीं गर्ल्स को मात्र 2,000, 1,000 रुपये कम यहाँ पे लगता है उनका। वाटर इलेक्ट्रिसिटी बिल जो ही है 5,500 रुपये, एक सेमेस्टर का है, यानी कि 6 महीने का है। 5,500 रुपये इनको भी देना पड़ता है, गर्ल्स को भी। मैथ्स एडवांस देना पड़ता है आपको 12,000, और मैथ्स का एडवांस आपको भी 12,000 रुपये देना पड़ता है। मतलब कि ये जो एडवांस जो देना पड़ता है जरूरी है। हॉस्टल मैथ्स इन दोनों का जब हम टोटल करते हैं तो 43,000 के करीब आपका आ जाता है बॉयज़ के लिए। वहीं गर्ल्स के लिए 1,000 कम, यानी 42,000 रुपये के करीब आपका आ जाता है। ठीक है। अब देखो ये एस्टिमेट है, 4 साल का मैं निकालने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ, एस्टिमेट है। ठीक है। अब वो किस बेसिस पे निकालने वाला हूँ वही मैंने यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया है, आप चाहो तो इसे पॉज करके पढ़ सकते हो। बाकी मैं बता देता हूँ आपको 4 साल का क्या खर्चा आने वाला है। देखो ऑड इवन अभी बनाने वाला था मैं आपको कि ऑड इवन क्या है। तो ऑड मतलब फर्स्ट सेमेस्टर, और इवन मतलब सेकंड सेमेस्टर। इवन नंबर वाले, इवन वाले 2, 4, 6, 8। ठीक है, तो ये सारे इवन सेमेस्टर हो गए। और सेमेस्टर, इवन सेमेस्टर आप समझ गए। अब देखो और सेमेस्टर का हमने अभी कैलकुलेट किया, यही 1,30,500 के करीब। ठीक है, अप्रोक्स। ठीक है, अप्रोक्स माना है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। जो ऑड वाला है, तो ऑड वाला तो मोस्ट प्रोबेबली सेम ही रहेगा। इवन वाला थोड़ा चेंजेस हो सकता है, ये अप्रोक्स इवन वाले में है। ठीक है। और आप खर्चा देख सकते हो हर साल का करीब मैंने इतना ही लिया है। बाकी अगर आप अपना फैमिली इनकम के बेस पे देखना चाहते हो, ये तो रह गया 5 लाख से ऊपर वालों का। आप फैमिली इनकम के बेस पे देखना चाहते हो तो 8 सेमेस्टर यानी 4 साल का आपका जो खर्च आने वाला है, आप देख सकते हो 10,44,000 के करीब आपका लग रहा होगा। ठीक है, ये जो एक सेम का था ना, एक सेम का, वहीं ये अप्रोक्सीमेटली इतना लग रहा है। अब इसमें मैंने वो भी जोड़ दिया था, जो फर्स्ट टाइम पेमेंट करना पड़ता है आपको, नॉन रिफंडेबल फीस बेसिकली। रिफंडेबल फीस भी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, वो सब हटा के अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो अप्रोक्सीमेटली 9 से 10 लाख रुपए आप मान के चलना, कि अगर आपका फैमिली इनकम 5 लाख से ऊपर है, मतलब जनरल से हो आप, तो आपका इतना खर्चा आने वाला है 9 से 10 लाख। इस बात को लेके चलना। अब यहाँ पे आप चीज पढ़ सकते हो कि मैंने क्या 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 किस बेसिस पे यहाँ पे एडजस्टमेंट करने वाला हूँ मैं।
और किस बेसिस पे बताने वाला हूँ। 9 से 10 लाख आपका खर्चा आ जाता है 4 साल का, इंक्लूडिंग हॉस्टल। हॉस्टल से लेकर हर चीज इंक्लूड है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो सेमेस्टर वाइज फीस एस्टिमेट जो होने वाला है 1 लाख से कम, जिनका फैमिली इनकम 1 लाख से कम है। तो आपको मैंने बताया 42,500 रुपये मात्र आपको देने हैं, जिसमें 30,000 और 12,500 करके आपका डिवाइड है दो जगह पे। सेकंड ऑनवर्ड की बात करें तो 42,500 रुपये एनुअली बस आपको देना है, उसके बाद नहीं देना है, ठीक है। ये बस एनुअली एनुअल फी देना है। एनुअली मतलब कि जो सेकंड फोर्थ सिक्स एट्थ, इसमें आपका एनुअल फी नहीं लगेगा, लेकिन थर्ड फिफ्थ सेवन्थ इन सब में आपका लगेगा, फर्स्ट में भी इंक्लूड है, ठीक है। आपको एनुअल फी अगेन देना, दोबारा देना पड़ेगा। और हॉस्टल और मेस की बात करें तो 43,000 पर मंथ, गर्ल्स का 42,000 पर मंथ। ये सबका सेम है, फैमिली इनकम कुछ भी हो सबका सेम है। कॉजन मनी 15,000 रुपये, जो कि वन टाइम ही देना है बस सेमेस्टर वन में। इसके बाद दोबारा नहीं देना, 15,000 रुपये दोबारा नहीं देना। तो अगर आप टोटल निकालोगे तो कितना आ जाएगा, तो ये अप्रोक्सीमेटली 4,24,000 के करीब आपका खर्चा आ जाएगा 4 साल का, अगर आप देखोगे तो। वहीं गर्ल्स का बात कर लेते हैं, जिनका ट्रिपल या फोर ऑक्यूपेंसी वाला गर्ल्स का, तो उनका 4 साल का अगर खर्चा देखोगे तो 4,08,000 के करीब आपका खर्चा आ जाता है। आप सभी ईयर का देखना चाहो तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, मतलब फर्स्ट सेम सेकंड सेम का देख सकते हो, अप टू सेम 8th सेम तक है, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। फैमिली इनकम जिसकी 1 लाख से कम है उनके लिए बताया मैंने ये। अब देखो 1 लाख से कम वाले का बताया मैंने कि 4,24,000 के करीब, और गर्ल्स का 4,08,000 के करीब आपका खर्चा आएगा, जो कि 4 साल का है। वहीं फैमिली इनकम अगर एक से लेकर 5 लाख के बीच में है आपका, तो बॉयज के लिए 4,84,000 के करीब खर्चा आएगा। वहीं गर्ल्स का 4,68,000 के करीब आपका खर्चा आएगा। इन शॉर्ट, अगर शॉर्ट में देखना चाहो तो 1 लाख से कम जिनका भी फैमिली इनकम है, 60,000 की बचत बचत हो रही है, चीपर है, थोड़ा कम है। कंपेयर टू किससे कंपेयर कर रहा हूँ, 1 लाख से 5 लाख जिनका इनकम है उनका। तो फैमिली इनकम अगर 5 लाख से कम है आपका, तो जनरल ओपन ईडब्ल्यूएस ओबीसी किसी से भी हो, तो 5 लाख से ज्यादा वालों का, कम का नहीं ज्यादा वाले का, 5 लाख से ऊपर है तो 9,24,000 के करीब बॉयज का खर्चा आएगा, और गर्ल्स का 9,08,000 के करीब आपका खर्चा आएगा, ठीक है। 5 लाख से ऊपर वालों का, तो ये डिटेल में बस इसको समझ लो। अगर आपने पीछे का नहीं देखा कुछ भी, तो ये बस समझ लो ओवरऑल, ठीक है। ये ओवरऑल बता दिया फैमिली इनकम के बेस पे। पहला बताया मैंने 1 लाख से कम, फिर 1 लाख से 5 लाख वालों का, फिर 5 लाख से ऊपर वालों का, ठीक है। बॉयज गर्ल्स सबका बता दिया मैंने, ठीक है। यहीं तक था ये वीडियो। तो आप, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर सकते हो, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम अगली अगली आईआईटी आईटीपी जो आईटैप का सीरीज है, आईटैप एनआईटी सीरीज 3